प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। मैं आचार्य विनोद प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष। इस दिनों के अंतराल में आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हम नवतारा चक्र की चर्चा कर रहे हैं। आज इसी नवतारा चक्र की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में धनु राशि अंतर्गत मूल नक्षत्र के लिए। मूल नक्षत्र के लिए कौन से नवतारा चक्र बनते हैं जो हानिकर होते हैं और जो लाभकर होते हैं। हम इसी विषय पर वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रत्येक नक्षत्रों में जन्म लिए व्यक्ति के लिए एक नवतारा चक्र का निर्माण ज्योतिष में होता है और यह सबसे सटीक और नजदीकी विश्लेषण होता है। आप जानते हैं कि साधारणतः ज्योतिष राशि और लग्न की बात करता है, लेकिन जब राशि और लग्न से भी करीबी विश्लेषण की बात हो तो नवतारा चक्रों की बात होती है, क्योंकि नवतारा चक्र नक्षत्रों से बनते हैं और नक्षत्र को कहा जाता है कि न क्षरत इति, जिसका क्षरण न हो वह नक्षत्र है। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं और चंद्रमा जब किसी न किसी नक्षत्र में होता है तभी हमारा जन्म माना जाता है। तो धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं आप जानते हैं कि प्रथम नक्षत्र होता है मूल नक्षत्र, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मूल नक्षत्र के 4 चरण आते हैं धनु राशि में प्रारंभिक, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण आते हैं और उत्तराषाढ़ा के 1 चरण आते हैं धनु राशि। अब यह नवतारा नक्षत्र है क्या, मैं इसकी थोड़ी सी परिचय आपको दे दूं। तो जो जन्म का नक्षत्र होता है, ध्यान दीजिए, जो जन्म का नक्षत्र होता है उस नक्षत्र को, फिर 10वें नक्षत्र को और फिर 19वें नक्षत्र को। जन्म का नक्षत्र, जन्म से 10वां नक्षत्र और फिर जन्म से 19वां नक्षत्र। यह नक्षत्र उसी ग्रह के होते हैं जिसका जन्म नक्षत्र होता है। जैसे अगर आपका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ तो मूल के स्वामी केतु होंगे, तो आपके जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र मघा होगा जिसके स्वामी भी केतु होंगे, और 19वां नक्षत्र अश्विन होगा जिसके स्वामी भी केतु होंगे। तो यह आपका वास्तविक जन्म नक्षत्र तारा बनता है, या जन्म तारा। यह जन्म तारा हुआ। तारा 9 तरह के होते हैं, मैं बता चुका हूँ, पुनः बता देता हूँ। जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी तारा, साधक तारा, नैधना तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा। अब इन 9 तारों के बीच के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए पूरा आपको, इनका प्रभाव क्या है। तो यह जो जन्म तारा है यह आपके बलाबल को दिखाता है। अगर मूल नक्षत्र के आप हैं तो मूल नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठा रहेगा आपकी कुंडली में, अगर आप मूल नक्षत्र के हैं तो मूल नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठेगा वह आपको अपनी दशाओं अंतर्दशाओं में शुभ परिणाम ही देगा, यदि यदि इस नक्षत्र का स्वामी यानी इस तारा का स्वामी केतु भगवान रहेगा। समझ में आई बात। अब बात दूसरा तारा जो होता है, यह संपत तारा, इसका संबंध धन से होता है कि यह संपत्ति कितनी देगी, यह शुभ होता है। और धनु राशि में बात करें तो संपत तारा के अंतर्गत पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फागुनी, भरणी 3 नक्षत्र आते हैं और ये तीनों के स्वामी शुक्र है। तीनों के स्वामी शुक्र है। तो यदि आपकी कुंडली में आप मूल नक्षत्र के हैं
पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और भरणी नक्षत्रों में कोई शुभ ग्रह रहेगा तो वह आपको संपत्ति देगा ही देगा अपनी दशाओं, अंतर्दशाओं और गोचर में। या जब भी शुभ ग्रह इन नक्षत्रों से गुजरेंगे तो आपको लाभ देंगे। ये कभी हम एक विषय को लेकर चल रहे हैं। तीसरा तारा जो होता है विपत्त तारा, जो कष्टकारी होता है, विपत्ति देने वाला। धनु राशि के मूल नक्षत्र में विपत्त तारा के अंतर्गत 3 नक्षत्र जो आएंगे वो सूर्य के होंगे, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका। अब इन 3 नक्षत्रों में जो भी ग्रह बैठेगा या गोचर में आएगा, आपका जो भी शुभकारी ग्रह होगा तो भी वह हानिकर परिणाम ही देगा, हालांकि कम हानिकर देगा। लेकिन कोई पाप ग्रह अगर आ गया तो आपको विपत्तियां अधिक देगा अपनी दशाओं, अंतर्दशाओं और गोचर। अब बात करते हैं चौथा तारा जो क्षेम तारा है। क्षेम तारा में मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए जो नक्षत्र आते हैं वो चंद्रमा के हैं। कौन से नक्षत्र? श्रवण, हस्त, रोहिणी। क्षेम तारा में 4, 13, 12 जन्म नक्षत्र से चौथा, और चौथा यह हुआ श्रवण, 13वां हस्त और 22वां रोहिणी। तो इन नक्षत्रों में यह क्षेम तारा, क्षेम का मतलब कि आपकी कुशलता चाहने वाला, कुशलता पूछने वाला। इन नक्षत्रों में अगर आपकी कुंडली के शुभ ग्रह, कार्यकारी ग्रह जब भी गोचर करेंगे या जो उपस्थित रहेंगे वह आपको लाभ देंगे, अपनी दशाओं में भी, अंतर्दशाओं में भी लाभ देंगे। अब उसके बाद आता है प्रत्यारी तारा। प्रत्यारी तारा के अंतर्गत 5वां नक्षत्र जन्म से 14वां नक्षत्र, 23वां नक्षत्र बनता है। मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा यानी मंगल का नक्षत्र बनता है। प्रत्यारी का मतलब होता है परेशान होना, एक तरह से बदलना, कष्ट होना, दूर होना, अपनी चीजों से दूर होना। तो जब भी इस नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए, यहाँ राशि की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए, मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए जब भी धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा में शुभ ग्रह आएंगे तो वो अपनी चीजों से दूर हो जाएंगे, लाभ से दूर हो जाएंगे, अपने व्यवसाय से दूर हो जाएंगे, मतलब एक दूरी बन जाएगी। व्यवसाय है, अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान है लेकिन आप दुकान पे बैठ नहीं पा रहे हैं, ऐसी किसी समस्याओं में फंस जा रहे हैं, ऐसा होगा। तो वो बात आती है साधक तारा। सबसे महत्वपूर्ण तारा साधक तारा होता है किसी भी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए। अब वो मूल नक्षत्र, धनु राशि के मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए साधक तारा बनता है प्रतिभिषा, स्वाति और आद्रा नक्षत्रों को मिलाकर के, जिसके स्वामी राहु होते हैं, जिसके स्वामी राहु होते हैं। साधक तारा का मतलब, साधक क्या है? साधना। साधना का मतलब कोई तंत्र मंत्र की साधना नहीं, किसी भी कार्य को व्यवस्थित करने के लिए, उसको जमाने के लिए जो क्रिया की जाती है वही साधना है, वही साधक तारा है। तो यह तारा, यानी इस तारा में, इन 3 नक्षत्रों में जब भी शुभ ग्रह जो बैठे होंगे वो आपके कार्यों को बनाएंगे। जब भी शुभ ग्रह गोचर में आएंगे तो आपको कार्यों को बनाएंगे। और साथ ही इस साधक तारा का जो स्वामी है राहु, वह भी जब किसी अच्छे भावों से गुजरेगा तो आपको लाभ देगा। अब बात आती है नैधना तारा। मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए नैधना तारा में आते हैं पूर्व भाद्रपद, विशाखा, पुनर्वसु और बृहस्पति। पुनर्वसु मतलब 3 नक्षत्र, स्वामी बृहस्पति। अब सोचिए कि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और नैधना का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला तारा। या तो मृत्यु दे, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट। अब धनु राशि के लिए स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति का ही जो तारा है वह मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए मृत्यु तुल्य है, बाकी के लिए नहीं। मूल नक्षत्र, धनु राशि के अन्य नक्षत्रों के लिए नहीं, लेकिन मूल नक्षत्र के जन्मे लोगों के लिए यह कष्टकारी है। क्यों है, इस पर चर्चा करें तो हर ग्रहों की चर्चा करते करते वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, हम किसी अन्य विषय में बात करेंगे। आज हम उपायों की बात
अब मित्र तारा, मित्र तारा बनता है जन्म नक्षत्र से 8वां, 17वां, 26वां नक्षत्र, जो मूल नक्षत्र के लिए बन रहा है उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, पुष्य, और इसके स्वामी शनि है। अब यह मित्र तारा स्वाभाविक है मित्र, यानी इन नक्षत्रों में जब भी शुभ ग्रह गोचर में आएंगे, जो ग्रह बैठे होंगे शुभ ग्रह, अशुभ भी बैठे होंगे तो भी हानि नहीं कर पाएंगे। वो अपने गोचर में जब भी इन नक्षत्रों से गुजरेंगे तो आपके लिए अच्छा करेंगे, लाभ। उसके बाद अंतिम और नवा तारा आता है अति मित्र तारा। क्या बात है, अति मित्र। एक मित्र होता है जो सामान्य आपसे संपर्क उसका है, कभी आप उसके काम आ गए, कभी वो आपके काम आ गया, इससे ज्यादा संबंध नहीं। लेकिन अति मित्र जो होता है वह क्या है, वह मतलब हर हाल में आपका कल्याण ही करेगा, वो आपकी खोज खबर ले करके कल्याण करेगा। इस अति मित्र तारा में आते हैं नक्षत्र जो रेवती, ज्येष्ठा, अश्लेषा, और इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी बुध है। तो मूल अब तात्पर्य यह निकला कि मूल नक्षत्र के लोगों के लिए पहले तो बुध और दूसरा राहु जो साधक तारा है राहु, और संपत्ति तारा के लिए शुक्र और केतु, यानी इन 5 ग्रहों को पहले तो प्रबल करना होगा। जन्म का नक्षत्र जो है केतु, तो केतु को, संपत्ति तारा का स्वामी है शुक्र, शुक्र को, और क्षेम तारा का स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा को, और फिर साधक तारा का स्वामी है राहु, तो राहु को, और मित्र तारा तो शनि है ही, शनि न्यायाधीश है, वो तो अपने आपके कर्मों अनुसार देंगे। लेकिन अति मित्र तारा यानी बुध को, इन ग्रहों को आपको अगर साध लिया जाए, मजबूत कर लिया जाए, तो आपके जीवन की परिस्थितियां बदल सकती हैं। जैसे कि होता है कि लोग कहते हैं कि गोचर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आपका कुंडली विश्लेषण या आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि कौन से ग्रह किन नक्षत्रों में और किन ताराओं में बैठे हैं। अब बात हम करते हैं कि इनको कैसे बलवान किया जाए। तो इनको बलवान करने के लिए जो सबसे सरल उपाय है, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्या देखिए, यह जैसा कि आपने कुंडली में देखा कि नवतारा यंत्र की बात कही गई, मैं अपने लोगों के लिए कुंडली किंकर यंत्र भी ग्रहों के अनुसार देता हूँ, लेकिन चूंकि कुंडली किंकर यंत्र में एक लंबा जाप होता है तो बहुत महंगा हो जाता है, ऊपर 10-11 हजार रुपए खर्च आ जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रहों का जाप होता है। लेकिन हम इस तरह का ताम्र में, क्योंकि कुंडली किंकर यंत्र चांदी में बनता है, तो हम ताम्र में इन ताराओं को, मतलब जन्म तारा, संपत्ति तारा, हेम तारा, साधक तारा और अति मित्र तारा के लिए इन स्वामियों के प्राकृतिक तत्व में 2 चीजें हैं। हर ग्रह की एक संविधा होती है, वनस्पति होती है। इन वनस्पतियों को, हर ग्रह से संबंधित वनस्पतियों को हम शोधित करके विशेष विधि से और इस यंत्र के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, आपके आभा मंडल में निश्चित ही ये तारा मजबूत होंगे, और जब मजबूत होंगे तो इनका आपको लाभ मिलना ही मिलना है। अब ये यंत्र बहुत सस्ता पड़ने वाला है, इस पर अधिकतम जो कुल खर्च आएगा वो 1100 रुपए आएगा, जबकि मैंने बताया कि कुंडली किंकर यंत्र महंगा होता है, सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जाप होता है और इसमें केवल वनस्पतियां होंगी उन ग्रहों की। तो ये तो रहा हमारी आज की वीडियो का विषय। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक नक्षत्र नहीं साथ देंगे, गोचर कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि फला व्यक्ति का नक्षत्र बड़ा बलवान है और उसका सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और जब किसी का बुरा होने लगता है या आपका ही होता है तो आपके मुंह से निकल जाता है कि मेरे तो नक्षत्र ही खराब है। तो मित्रों, अगर आप परेशानी में है तो नक्षत्रों को, यानी तारा को, नक्षत्रों से बनने वाले तारा को, इन ताराओं को चंद्रमा की हवेली कहा जाता है। चंद्रमा मन है और मन की हवेली को मजबूत करे। अगर हवेली, हवेली का मतलब घर,
अगर चंद्रमा यानी मन का घर ही कमजोर है, टूटा फूटा है, तो लाभ कहाँ से होगा, स्थितियां कैसे सुधरेंगी। तो पहले आप मन की हवेली को सुधारें इस यंत्र के माध्यम से, बाकी सारी चीजें अपने समय पर ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार, आज का वीडियो यही तक। और कमेंट में अपने विचार लिखें, और चैनल पर नए हो तो पुनः निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।